चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड। आज हम बात करेंगे दोलन, जो कि संबंधित है किससे? सरल आवर्त गति से संबंधित है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पुट हो सकता है रीट एग्ज़ाम के लिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। और दोलन जो है वो एक प्रकार है, ठीक है ना, एक प्रकार कह सकते हैं किसका? सरल आवर्त गति का। जैसे कंपन गति जो है वो सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है, वैसे दोलन जो है ये भी सरल आवर्त गति का उदाहरण है। और हम जानते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है कि जिसमें जो निश्चित समय बाद क्या होता है, रिपीटेशन होती है, ठीक है ना। वो अपनी जो है उस पथ को तय करता है कोई वस्तु निश्चित समय के अंतराल में, तो इसको हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आता है निश्चित समय बाद, तो सरल आवर्त गति कहलाती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास दोलन के अंतर्गत उदाहरण शामिल है, यानी कि दोलन के अंतर्गत कौन से उदाहरण शामिल है? झूले की गति, स्प्रिंग की गति, लोलक की गति, ये सभी। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? दोलन के उदाहरण है। यानी कि झूला जो होता है वो भी अपनी माध्य स्थिति से पहले एक अधिकतम सीमा तक जाता है और वापस अपनी पहले वाली माध्य वाली स्थिति में आके फिर अधिकतम सीमा तक जाता है और फिर वापस आता है, तो इसको बोलते हैं एक दोलन कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार ये स्प्रिंग की गति, लोलक की गति, ये सारे किसके उदाहरण हैं? दोलन के उदाहरण है फ्रेंड। उसके बाद बात करें कि जो दोलन है ये किसके अधीन काम करता है? द्रव्यमान के, भार के, प्रत्यानयन बल के, या इन सभी के? तो आप ध्यान रखेंगे ये किसके अधीन काम करता है? प्रत्यानयन बल के अधीन काम करता है। यानी कि प्रत्यानयन बल वह बल है जो वस्तु को उसकी पुनः स्थिति में लाने का क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि हम कह रहे थे जिस प्रकार ये झूला जो है माध्य स्थिति से यहाँ तक जाएगा, तो इसको पुनः अपनी माध्य स्थिति तक लाने के लिए जो बल कार्य करता है उस बल का नाम ही क्या होता है? प्रत्यानयन बल होता है। यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रत्यानयन बल होता है, ठीक है। कि विस्थापन जितना अधिक होगा प्रत्यानयन बल जो होगा वो उतना ही क्या होगा? विस्थापन के समानुपाती होता है कि जितना कोई वस्तु विस्थापित होगी उतना ही बल उस पर लगेगा उसको वापस पहले वाली पोजीशन में लाने के लिए। तो इसलिए विस्थापन के समानुपाती होता है कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। लेकिन ये क्या होता है, इसको नेगेटिव में शो किया जाता है, यानी कि विपरीत दिशा में लगता है भाई। प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है, विपरीत दिशा में होता है। अ व ब दोनों सत्य है, अ व ब दोनों असत्य हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो कोई वस्तु जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है इस सीमा तक, ठीक है ना, इसको वापस पहले वाली पोजीशन में माध्य स्थिति में लाना है, तो विस्थापन तो इधर हुआ था, प्रत्यानयन बल किधर लगेगा? माध्य स्थिति की ओर, यानी कि इसको इसके उल्टा लगेगा, बल लगेगा जो है दूरी, जितनी उसने दूरी तय की है विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, तो माइनस का साइन आता है, नेगेटिव का साइन आता है, यानी कि विपरीत दिशा में लगता है। समानुपाती होता है, समानुपाती मतलब जितना विस्थापन होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? बल लगेगा, और विपरीत दिशा में लगता है। तो दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन सही होगा। दोलन करते समय सरल लोलक से संबद्ध असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन आपको ध्यान में रखना है दोलन के लिए। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा व वेग अधिकतम व स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। सीमांत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक व गतिज ऊर्जा व वेग न्यूनतम होता है। अ सही है, ब गलत है, अ व ब दोनों सही हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या है फ्रेंड्स? सही है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या था कि जो माध्य स्थिति में जो गतिज ऊर्जा व वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। बिल्कुल, मान लो कोई ये जो है हमारे पास सरल लोलक है, ठीक है ना, दोलन करेगा, तो यहाँ पे ये होती है इसकी मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है आपका जो काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी की बात करिए तो होते हैं मैक्सिमम, और वहीं हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो क्या होता है इसमें? मिनिमम होता है। और यदि हम बात करें पीक पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हो जाएगी लो, और वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? लो। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगी? अधिकतम होगी, सर्वाधिक होगी। तो यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था रीट में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन द होगा। ये दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है, ठीक है ना। सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। यदि लंबाई को 9 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? लंबाई को 9 गुना करने पर आवर्तकाल कितना होगा? तो यहाँ से हम जानेंगे कि जो है आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2 पाई
रूट एल अपॉन जी होता है। यानी कि टी जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के वर्ग के, और ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, जी के, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम बोलते हैं उसके क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब हमें इन्होंने लंबाई दे रखी है कि कितने गुना है। यदि लंबाई को 9 गुना कर दिया जाए तो एल जो है इसको 9 गुना करने पर क्या होगा, तो हम जानते हैं टी जो होता है समानुपाती है लंबाई के वर्ग के। लंबाई की वैल्यू रख देंगे 9, तो इसका जो वर्ग आएगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये इसका आवर्तकाल 3 सेकंड हमारे पास आंसर होगा इसका। ये इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट, सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर जी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, जी व टी दोनों का मान बढ़ेगा, ये जी व टी दोनों का मान घटेगा। तो इनमें से एक ही राइट आंसर आपका वो है ऑप्शन ब, ठीक है ना। टी का मान बढ़ता है, सरल लोलक को जब चंद्रमा पर ले जाया जाता है टी का मान बढ़ता है इस पोजीशन में, ठीक है। तो अगर टी का मान बढ़ेगा यानी कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो हम कहेंगे सरल लोलक क्या होता है या पेंडुलम क्या होता है, सुस्त होता है इस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम फ्रेंड्स गर्मियों की बात करें, ठीक है ना, गर्मियों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है कि जो है पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। और अगर हम बात करें कोणीय वेग की तो कोणीय वेग का मान क्या होता है, यहाँ कम हो जाता है, ठीक है ना, इस पोजीशन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेंडुलम होगा वो सुस्त हो जाएगा। वहीं हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आवर्तकाल भी घटेगा और कोणीय वेग बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में जो है घड़ी को हम कहते हैं, घड़ी का पेंडुलम चुस्त हो जाता है, वो जल्दी गति करना शुरू कर देता है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, झूलता व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाए तो क्या क्या कंडीशन लगेगी, लंबाई कम हो जाएगी, आवर्तकाल कम होगा, कोणीय वेग बढ़ेगा। तो ये सारी घटनाएं होती हैं जब झूला झूलता व्यक्ति अचानक उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ता है, कोणीय वेग घटता है, ए व दोनों सत्य हैं या इनमें से ये दोनों ही असत्य हैं। तो बिल्कुल जब लंबाई बढ़ती है तो हम कहेंगे कि आवर्तकाल भी बढ़ेगा और कोणीय वेग क्या होता है, घटता है। दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि टक्कर से पूर्व कुल संवेग टक्कर के बाद कुल संवेग के या संवेग से ज़्यादा होता है, कम होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं। तो टक्कर से पूर्व जो कुल संवेग है वो टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होता है, समान होता है फ्रेंड, ठीक है ना। एक सूत्र जो हम इसके लिए काम में लेते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास फॉर्मूला काम में आता है जब हम बंदूक से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेग सुरक्षित रहता है जब बाह्य बल लग रहा होता है, बाह्य बल नहीं लग रहा होता, दोनों सत्य हैं, या संवेग सुरक्षित नहीं रहता है। तो संवेग सुरक्षित तब रहेगा जब इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना, बाह्य बल नहीं लग रहा होता, उस कंडीशन में संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। चलिए, वस्तु का संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान m पर, वस्तु के विस्थापन d पर, विस्थापन में लगे समय t पर और इन सभी पर। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv। तो P जो है वो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर बिल्कुल, और वेग जो होता है इस पे निर्भर करता है। वेग क्या होता है असल में, विस्थापन बटे समय, है ना। तो विस्थापन भी हो गया और समय भी हो गया, इन पर भी ये निर्भर करता है। द्रव्यमान, विस्थापन और लगने वाले समय पर निर्भर करता है कौन, संवेग। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं आपके। राइट आंसर इसका होगा प्रयुक्त सभी। संवेग संरक्षण का सिद्धांत गति के किस नियम से संबद्ध है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत गति के किस नियम से संबद्ध है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा द्वितीय नियम से ये संबद्ध होता है। संवेग संरक्षण का नियम जो सिद्धांत है वो किस गति के कौन से नियम से संबंधित है, द्वितीय नियम से। तो फ्रेंड्स हमने एक पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि जो रॉकेट का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है। तो वहाँ मैंने आपको इसका आंसर गति के तीसरा नियम बता दिया था, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम ना होते वो किस पे आधारित होता है, द्वितीय नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना। क्योंकि रॉकेट जो है वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो संवेग संरक्षण जो है इसका जो है उत्पादन हम कहें या सिद्धांत ये किससे उत्पादित हुआ है, गति के कौन से नियम से, तो आपका आंसर रहेगा द्वितीय नियम से ये संबंधित है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये है वो क्वेश्चन कि रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, तो द्वितीय नियम आपका आंसर रहेगा फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण जो है वो द्वितीय नियम पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर आप सही कर लेना, द्वितीय नियम होगा। चलिए उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये टॉपिक जो है आपके फ्रेंड्स 9th क्लास में जो है ना उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व उससे संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है ना। ये टॉपिक रह गया था, ये मुझे बल में करवाना चाहिए था लेकिन वहाँ मेरे दिमाग से ये स्किप हो गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ आपको इंक्लूड कर लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है कहलाता है प्रत्यानयन बल, उत्प्लावकता, सीमांत बल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता का गुण वो होता है कि जिसके कारण जो अगर कोई वस्तु को पानी में हम डुबोते हैं, पानी में छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर की ओर एक बल लगता है वस्तु के ऊपर, ठीक है ना। तो उस बल का नाम क्या है, उत्प्लावन बल, और इस गुण को क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। द्रव में वस्तु पर कौन से बल कार्यरत होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव में डूबी हुई वस्तु पर फ्रेंड्स दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी कार्य करता है और उत्प्लावन बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो वस्तु को नीचे की ओर लेके जाएगा और उत्प्लावन बल वस्तु को ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन दोनों। निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है, असत्य कथन। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। बिल्कुल सही कथन है, इसको दोबारा रीड करना आप, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट हो सकता है यहाँ से। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, और यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के समान है तो वस्तु पानी में पूरी तरह डूबकर तैरती रहेगी। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का जल में तैरना या डूबना उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, वहाँ असत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन द जो है आपका असत्य कथन है। किसी वस्तु का जल में तैरना या डूबना केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है किस पे, घनत्व पे निर्भर करता है। और घनत्व का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, m अपॉन v होता है, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पे आयतन की बात भी होती है, और द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर ना करते हुए यहाँ आंसर क्या होना चाहिए था, घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये इसका असत्य कथन हो गया। उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावन बल जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड। आपको थोड़ा आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं बोलकर बता दूं क्या होता है, कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है और इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोगी है कहाँ पे, पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में, दूध की शुद्धता मापने में, और इन सभी में। तो इन सभी में आर्किमिडीज के सिद्धांत का क्या होता है फ्रेंड, उपयोग होता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें कि दूध की शुद्धता मापने में किस यंत्र को काम में लेते हैं, तो आपका आंसर रहेगा दुग्ध मापी। और वहीं पे अगर हम बात करें कि द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है फ्रेंड, ठीक है। इसके अलावा पानी में जो बर्फ़ का तैरना, ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि उत्प्लावन बल जो है वो उस पर कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि जो है डेंसिटी की बात करें वो m/v होता है। तो द्रव्यमान के तो ये क्या है, समानुपाती है, और आयतन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो ये दोनों कथन क्या इसके सत्य हैं। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व के बारे में, किसी पदार्थ के घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, बिल्कुल। समान राशियों का एक अनुपात होता है, बिल्कुल। मात्रकहीन है और प्रयुक्त सभी, हाँ ये मात्रकहीन भी है, क्योंकि देखो घनत्व का अनुपात बता रहे हैं ना, ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व की बात कर रहे हैं, तो दोनों के जो यूनिट्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, तो ये मात्रकहीन राशि हो जाती है। तो ये आपेक्षिक घनत्व से संबंधित तीनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं फ्रेंड। वाहन द्वारा चली गई दूरी किससे मापते हैं, पथमापी, स्पीडोमीटर, हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर। तो इसका आपका आंसर रहेगा पथमापी, और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ओडोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये तो दूरी मापने के काम आता है। वहीं पे बात करें स्पीडोमीटर, ये किसी वाहन की चाल को मापने में काम में आता है, ठीक है ना, यानी कि वो कितनी समय में और कितने वेग से गति कर रहा है, तो उसके लिए जो काम में आता है स्पीडोमीटर है, चाल को ज्ञात करने में। और हाइड्रोमीटर मैंने आपको बताया किसमें, जल की शुद्धता, ठीक है ना, या हम कहें द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। और लैक्टोमीटर जो होता है इसका उपयोग करते हैं दूध का जो घनत्व होता है उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी दूरी के लिए बात करें तो इसका आंसर रहेगा पथमापी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओडोमीटर। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपकी आरबीएससी बुक से संबंधित है, 9th क्लास का ये चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।